हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स आज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस का डिस्कशन है। उसमें से फर्स्ट है हमारे पास 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। फ्रेंड्स आगे भी एक रेंट की सेक्शन आई थी, आपका ध्यान हो तो इट वाज सेक्शन 194I, ये तो IA है, which was transfer of immovable property other than agricultural land, but ये देखो it was 194I, okay, it was rent। उसमें हमने क्या डिस्कस किया बताया, ये सेक्शन फ्रेंड्स किसी को भी एप्लीकेबल होगी, एनी पर्सन को एप्लीकेबल, बट ये इंडिविजुअल एचयूएफ को कब एप्लीकेबल होगी, जब उनको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी। याद आवे सर, कोई भी पर्सन को ये सेक्शन एप्लीकेबल, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को कब एप्लीकेबल, जब इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दे आर रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, ओके, एज पर सेक्शन 44AB। फ्रेंड्स अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज सेक्शन 194IB, ओके। 194I वाज व्हाट, रेंट, जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ को वो सेक्शन एप्लीकेबल कब, जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट एज पर सेक्शन 44AB। नाउ फ्रेंड्स एज पर सेक्शन 44IB वापस एक बार रेंट की बात हो रही है, वापस एक बार इंडिविजुअल एचयूएफ की बात हो रही है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। 194IB बात करता है इंडिविजुअल एचयूएफ की, बट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। 44AB प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रिक्वायरमेंट हो तो यहां पे कवर होगा विच इज 194I। ये 194IB भी क्या कहता है, इट इज पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ, तो वापस रिपीटेशन नहीं हुआ ना, क्यों, बिकॉज अभी आप समझो ये सेक्शन कब एप्लीकेबल, जब इंडिविजुअल एचयूएफ जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट की रिक्वायरमेंट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं है। अब समझे 194I क्या कहता है, इंडिविजुअल एचयूएफ को ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगी, जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, तब जाके 194I एप्लीकेबल होने वाला है। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं 194IB की, जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। इट इज फ्रेंड्स ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप ऐसा समझ लो, इंडिविजुअल एचयूएफ जब भी रेंट का पेमेंट करेंगे उनको टैक्स का डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, इंडिविजुअल एचयूएफ जब रेंट का पेमेंट करेंगे तब टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। अभी जो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो टैक्स का डिडक्शन आएगा एज पर सेक्शन 194I। जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो रिक्वायरमेंट आएगी एज पर 194IB। एग्जैक्ट खबर पड़ेगी, चकाचक, रेडी, चलो। एप्लीकेबल कब होगी ये सेक्शन, इंडिविजुअल एचयूएफ whose books of accounts are not required to be audited under section 44AB in preceding financial year, ओके। नेक्स्ट आएगा रेट ऑफ टीडीएस का रेट कितना होगा, इट वुड बी 5%, फ्लैट रेट है, नो हेल्थ एंड एजुकेशन से नो सरचार्ज, फ्लैट इज 5%। फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट कितनी होगी, इट इज 50,000। याद करो 194I की बात करें वहां पे लिमिट थी 2,40,000, याद आवे से। 194I अब चेक करो, लिमिट वाज व्हाट, रिवाइज लिमिट है जो 1 अप्रैल 19 से एप्लीकेबल होगी, इट वाज व्हाट 2,40,000। रेट वाज व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी होगा तो 2%, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर होगा तो इट वुड बी 10%। फ्रेंड्स 240 की लिमिट थी, ओके। अभी 194IB आप चेक करो फ्रेंड्स, यहां पे आपका सॉरी फ्लैट रेट होगा विच इज 5% एंड लिमिट इज व्हाट 50,000। ये जो 50,000 की लिमिट है उसके पहले वो 240 की लिमिट है। याद करो 240 की लिमिट क्या थी, पर एनम थी, एब्सोल्युटली यस। कोई भी लिमिट हम आगे जो भी डिस्कस करेंगे, क्या हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दी है, इट इज फ्रेंड्स पर एनम, इट इज पर एनम, मतलब साल भर में ये 240 की लिमिट आपको एप्लीकेबल होने वाली है। एक मिनट फ्रेंड्स, वापस एक बार ये चला गया, आजा आजा आजा, आ गया। चलो फ्रेंड्स देखो 194I में आपको जो 240 की लिमिट है वो पर एनम एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स जो 50,000 की लिमिट हमारे पास यहां पे अवेलेबल है, इट इज फ्रेंड्स पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ डिडक्शन। जैसे हमने आगे बहुत बार देखा हुआ है, कभी कभी क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, कभी कभी खाली पेमेंट। यहां पे देखो फ्रेंड्स गजब पॉइंट, the deduction is to be made at the time of credit of such rent। तो एलिमेंट कंसीडर किया उन लोगों ने क्रेडिट, बट कौन से महीने के रेंट का क्रेडिट, फर्स्ट एलिमेंट है फ्रेंड्स क्रेडिट, ओके, बट कौन से मंथ का क्रेडिट, फॉर द लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर का लास्ट मंथ, मतलब मार्च 2020, ओके, क्रेडिट फॉर लास्ट मंथ। अभी फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन आती है जब टेनेंट पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं करता है। समझो मैं ओनर, आप टेनेंट, तो आपने प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए एक्वायर की, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक आप मेरे टेनेंट हो, आप समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स मार्च का जब मैंने आपका रेंट क्रेडिट किया वो टाइम क्रेडिट फॉर लास्ट मंथ।
अभी फ्रेंड्स सपोज आप टेनेंट हो, पूरे साल की आपका प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेशन नहीं है, आप दिसंबर में तो छोड़ के चले गए, तो और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी दिसंबर महीना, क्रेडिट फॉर लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर और टेनेंसी। समझ में आया? जो प्रॉपर्टी टेनेंट से पूरे साल के लिए ऑक्यूपाई होती हो तो लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, बट जो टेनेंसी पूरे साल के लिए नहीं है, पार्ट ऑफ ईयर के लिए है, तो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी का रेंट जब मैं क्रेडिट करूंगा वो दिन, इफ द प्रॉपर्टी इज वैकेटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो टेनेंसी का लास्ट मंथ होगा वो कब कंसिडर करेंगे? व्हेन प्रॉपर्टी इज वैकेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एज द केस में भी, मतलब आइदर लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर और लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर और लास्ट मंथ ऑफ वैकेंसी टू द अकाउंट ऑफ पे, और हमको जो कंसिडर करना है वो नंबर 2 एट द टाइम ऑफ पेमेंट, देयर ऑफ उसका जब आप पेमेंट करते हो तब इन कैश, चेक, ड्राफ्ट और एनी अदर मोड विच एवर इज व्हाट अर्लियर। सिंपल वर्ड्स में क्या करेंगे? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट यहां पे जो क्रेडिट कंसीडर करनी है वो पर मंथ के क्रेडिट नहीं, इट इज लास्ट मंथ जो पूरे साल के लिए आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करता है टेनेंट, उसकी क्रेडिट, और जो टेनेंसी पूरे साल के लिए नहीं है फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ ईयर के लिए है, तो हमारा जो भी टेनेंसी पीरियड खत्म हो गया तो कंक्लूड होता होगा वो लास्ट मंथ का हम यहां पे क्या कंसीडर करेंगे? क्रेडिट और पेमेंट क्या करेंगे? विच एवर इज अर्लियर। डन, सिंपल। चलो वापस एक बार, एप्लीकेबिलिटी कब? 194I एप्लीकेबल कब होगा? जब HUF, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान देना फ्रेंड्स, 194I की बात कर रहा हूं। ये एप्लीकेबल कब होगा? जब इंडिविजुअल HUF को प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 44AB एप्लीकेबल होगा, मतलब दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स व्हाट ऑडिटेड, तब जगह 194I एप्लीकेबल होने वाला है। समझे? अभी मुझे जो बताना है फ्रेंड्स, वहां पे लिमिट कितनी है? इट इज 2,40,000। रेट डिपेंड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह के ऊपर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो 194IB की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल HUF को ये सेक्शन एप्लीकेबल कब? व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर सेक्शन 44AB। रेट ऑफ TDS इज व्हाट? 5%। लिमिट इज व्हाट? 50,50,000। टाइम ऑफ डिडक्शन कौन सा होगा? लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर का क्रेडिट और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी का क्रेडिट, और उसका जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे विच एवर इज अर्लियर। डन, सिंपल। चलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल, बट एक छोटे से प्रोविजन को मुझे यहां पे एक्सप्लेन करना है, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं फ्रेंड्स, बाद में इसको एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखो, जब पेई मतलब जो आपको जिससे पैसे रिसीव हो रहे हैं वो पेई मतलब कौन होगा? टेनेंट। जो पान प्रोवाइड ना करे तो परमानेंट अकाउंट नंबर नॉट प्रोवाइडेड बाय पेई, तो क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा हो तो, कि फ्रेंड्स जो पेई लेटर से पान प्रोवाइड नहीं करेगा तो रेट ऑफ TDS वुड बी व्हाट? 20%। याद आ गया? पेई इज रिक्वायर्ड टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर, जो फर्निश नहीं करेगा तो हमारा रेट कितना हो जाएगा? 20%। यहाँ पे वही प्रोविजन है, बट एक स्लाइड उसमें एडिशन हुआ है, एक सेलिंग लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स की है। क्या फिक्स की है फ्रेंड्स? यहाँ पे रेट आपका कितना हो जाएगा? इट विल बी 20% और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, इट इज रेंट ऑफ लास्ट मंथ। इट इज रेंट ऑफ लास्ट मंथ। क्या करेंगे? विच एवर इज हायर, क्या लोअर? विच एवर इज लोअर। ये मैक्सिमम लिमिट होगी फ्रेंड्स, तो क्या करना पड़ेगा? विच एवर इज लोअर। चलो लास्ट टाइम रिपीट करूंगा, जब जनरली हमने पान नहीं प्रोवाइड किया, रेट ऑफ TDS विल बिकम व्हाट? 20%। बट फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे सीलिंग लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स की है, विच इज व्हाट? कि आपका जो भी 20% होगा, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लास्ट मंथ के रेंट के ऊपर नहीं जा सकता। मतलब मैक्सिमम आपका जो भी डिडक्शन होगा वो लास्ट मंथ के रेंट जितना हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी सिचुएशन पॉसिबल हो सकता नहीं है। डन, चलो खुद से ट्राई करना चाहोगे एग्जांपल? चलो चलो चलो, वीडियो पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में ही, पक्का प्रॉमिस है फ्रेंड्स, बाद में ही आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, बट एक बार खुद से सॉल्व कर दो। चलो चलो चलो। मिस्टर एक्स सैलराइड इंडिविजुअल पेज। सैलराइड इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? उसको 44AB की रिक्वायरमेंट आ सकती नहीं है फ्रेंड्स। ओके, 44AB को तो रिक्वायरमेंट किसको आएगी? जब आपकी इनकम PGBP हिड में टैक्सेबल होगी, आपका टर्नओवर 1 CR को क्रॉस करेगा, आपके ग्रॉस रिसीट्स, आप प्रोफेशनल होंगे तो 50 लाख को क्रॉस करेगा, तब 44AB की रिक्वायरमेंट आएगी। ये तो सैलराइड इंडिविजुअल है। पेज रेंट ऑफ रुपीज व्हाट? 55,000। लिमिट थी 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ 1। यहाँ पे हमारा रेंट कितना हो गया? 55,000 रुपीज पर मंथ टू मिस्टर वाई। मतलब मिस्टर एक्स है वो रेंट पे कर रहा है मिस्टर वाई को फ्रेंड्स। तो हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स इज मेकिंग पेमेंट ऑफ रेंट टू हुम? मिस्टर वाई। ओके, ये रेंट का पेमेंट हो रहा है फ्रेंड्स 55,000 रुपीज पर मंथ
एंड ये हमारा जो है उसको 44AB एप्लीकेबल होता नहीं है बिकॉज सैलरीड इंडिविजुअल है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट आप चेक करो, फ्रॉम जून 2019 मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में आप चेक करो तो अप्रैल में 2 महीने के लिए इसका रेंट का पेमेंट नहीं किया गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स रेंट का पेमेट किया गया है। इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? बोलो क्या लग रहा है, टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी? हाँ बिकॉज कंडीशन नंबर 1 वाज व्हाट, एप्लीकेबिलिटी। बोलो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो क्या हाँ इंडिविजुअल एचयूएफ है। टैक्स रोड की एप्लीकेबिलिटी है तो क्या ना टैक्स रोड एप्लीकेबल नहीं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रेट ऑफ टीडीएस इज व्हाट 5%, जो लिमिट आपको चेक करनी है वो 50,000 की लिमिट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करो 50,000 की लिमिट हमारी क्रॉस हो चुकी है, तो यहाँ पे टैक्स रिडक्शन आएगा एब्सोल्युटली यस। तो फ्रेंड्स इसका मैं सिंपली आंसर क्या दे दूंगा, यस एज पर सेक्शन 194 IB टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। आगे चेक करो, इफ सो मतलब आंसर यस ही आता होगा, खबर पड़े। आप आईसीआई का एग्जांपल देखेंगे ना तो आईसीआई का एग्जांपल है फ्रेंड्स, वो आगे लिखेंगे इफ यस तो ऊपर पूछते क्यों क्या हाँ के ना। आप समझे एग्जैक्टली मैं जो कह रहा हूं फ्रेंड, इफ सो मतलब यहां पे ऐसा लिखा है इफ ऐसा हो तो ऊपर हाँ आता होगा तो ही आगे क्वेश्चन बनेगा ना, खबर पड़े। जो व्हेन इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, कब टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। ऑल्सो कंप्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, पहले बताना है कब टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी, टाइम बताना है फ्रेंड्स। टाइम तो मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट फॉर लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पे टेनेंसी का वैकेस मतलब लेटर से वैकेट नहीं हो रही है तो क्रेडिट ऑफ लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, और पेमेंट क्या करेंगे व्हिचएवर इज अर्लियर। इस पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स। ओके चलो नेक्स्ट आप चेक करो, ऑल्सो कंप्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। तो अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा फ्रेंड्स वो आपको बता दूं, अमाउंट ऑफ टैक्स होने वाला है आपका टीडीएस कितना होगा जिसका डिडक्शन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखो 55,000 का हमारा रेंट है, आप चेक करो जून महीने से पे करना शुरू हुआ है। ओके इट इज फ्रॉम जून मतलब अप्रैल में निकाल दो, मतलब 2 महीने निकालने के बाद जो 10 मंथ्स रिमेनिंग बचेंगे उसके लिए हमको ये लेटर से टोटल रेंट का पेमेंट होगा। इट इज फॉर द मंथ, इट इज फॉर 10 मंथ्स। रेट इज व्हाट फ्रेंड्स 5%। तो हमारा टीडीएस कितना होगा 55,000 इंटू 10 करेंगे इंटू 5% इज कम टू व्हाट 27,500 ऑफ रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ टीडीएस, खबर पड़ी एग्जैक्टली। चलो फ्रेंड्स आगे देखो क्या पूछा है हमको, Would your answer change if Mr. X vacated the premises on 31st December 2019? और प्रॉपर्टी को वैकेट कर दिया 31st दिसंबर को, आंसर सेम के चेंज ऑब्वियसली फ्रेंड चेंज हो जाएगा बिकॉज अभी आपका टेनेंसी कितना हो जाएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपका जो भी टेनेंसी होगा वो 7 मंथ्स के लिए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो टीडीएस होगा वो ऑब्वियसली फ्रेंड्स 7 मंथ्स के लिए उसका कैलकुलेशन होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो टीडीएस होगा इट इज 55,000 ऑफ रुपीज विच इज पर मंथ इंटू 7 मंथ्स के लिए आपका लेटर से टोटल कैलकुलेशन होगा। 5% इज द रेट ऑफ टीडीएस। 55,000 इंटू 7 करेंगे इंटू 5% करेंगे, इट वुड बी व्हाट 19250। तो इस अमाउंट से आपका टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। चलो फ्रेंड आगे चेक करो, Also, what would be your answer if Mr. Y does not provide पान to Mr. X? बोलो हमारे मिस्टर वाई ने पान प्रोवाइड नहीं किया, मना कर दिया कि वो पान नहीं खाता है, वो पान प्रोवाइड करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सिचुएशन नंबर 1 हुई हमारी, जहां पे जून महीने से टेनेंसी है। यहाँ फ्रेंड्स जून महीने से मार्च महीने मतलब जून 19 से लेके मार्च 20 तक की टेनेंसी है। फ्रेंड्स इस सिचुएशन में क्या होता है पता है, इट इज यहाँ पे जून से लेकर दिसंबर तक की टेनेंसी है। चलो सिचुएशन 1, जो पान प्रोवाइड नहीं किया तो पैन नॉट प्रोवाइडेड, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारी सिचुएशन 1, ये हमारी फ्रेंड्स सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2। चलो फ्रेंड्स पान नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मतलब डेटा से जो भी रेट होगा वो कितना हो जाएगा 20%। मतलब फ्रेंड्स 55,000 इंटू 10 करेंगे 5,50,000 का रेट कितना हो जाएगा 20%। तो इट विल बिकम व्हाट 1,10,000 ऑफ रुपीज। बट मैंने आपको बताया था और हमारे लास्ट मंथ का रेंट, यहाँ पे तो पूरे साल के लिए टेनेंसी है तो लास्ट मंथ का रेंट कितना हो जाएगा 55,000। तो मैक्सिमम लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स 55,000। क्या करेंगे विच एवर इज लोअर, तो हमारे जो टीडीएस का अमाउंट होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, इट इज नॉट 65,000, इट इज फ्रेंड्स 55,000 ऑफ रुपीज। डन चकाचक। सिचुएशन 2 आप चेक करो, जहां पे वो टेनेंट दिसंबर से बेचारा चला जाता है। तो क्या होगा फ्रेंड्स देखो 55,000 इंटू 7 हम कर देंगे तो उसका टोटल रेंट आ गया 3,85,000, उसका 20% करो इट वुड बी व्हाट 77,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। और उसको कंपेयर करना पड़ेगा लास्ट मंथ, मतलब यहाँ पे लास्ट मंथ दिसंबर हो जाएगा, प्रॉपर्टी वैकेंट करेंगे तो लास्ट मंथ दिसंबर हो जाएगा, फिर इट वुड बी व्हाट 55,000 ऑफ रुपीज। क्या करेंगे वापस एक बार विच एवर इज लोअर, आंसर इज व्हाट 55,000। क्या ये हमारा टीडीएस होने वाला है।
बोलो क्लियर, चकाचक, याद रहे फ्रेंड्स, इट इज 194I. 194I is rent, 194IB is rent which is certain rents which is payable by individual HUF friends, जिसको टैक्स ऑडिट के रिक्वायरमेंट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एप्लीकेबल होने वाली नहीं है. रेट इज फ्रेंड्स फ्लैट 5%, लिमिट इज 50,000. टैक्स का डिडक्शन कौन से पॉइंट के ऊपर करना है? इट इज क्रेडिट फॉर लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, और उसका जब पेमेंट करेंगे विच एवर इज अर्लियर, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका टैक्स का डिडक्शन होने वाला है. एंड ध्यान रखने का, जब आप पान प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इट वुड बी 20% और रेंट ऑफ लास्ट मंथ विच एवर इज लोअर, तो इस क्वांटम से आपका टैक्स का डिडक्शन होने वाला है. ओके, नेक्स्ट सेक्शन वुड बी पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, जिसको बोलेंगे जॉइंट डेवलप एग्रीमेंट विच इज 194IC. बहुत मस्त सेक्शन फ्रेंड्स. पहले फ्रेंड्स कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट. ऑलरेडी फ्रेंड्स कैपिटल गेन में इसको हमने डिस्कस किया था, बड़ी ब्रीफ बता के. फ्रेंड्स इसके ऊपर टीडीएस कहां पे सेट होगा वो आपको बताना चाहूंगा. फ्रेंड्स देखो, मेरे पास है ना फ्रेंड्स एक प्लॉट ऑफ लैंड है, एंड फ्रेंड्स आप बिल्डर, वो प्लॉट ऑफ लैंड जो मेरे पास अवेलेबल है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर मुझे मेरा घर चाहिए, बट मेरे पास पैसे नहीं है कंस्ट्रक्शन के. आप बिल्डर हो, आपके पास कंस्ट्रक्शन के साथ पैसे हैं, लोन भी ले सकते हो, बट लैंड बहुत महंगी है. सिटी एरिया में आपका जो मेन प्रोमिनेंट एरिया होगा वो वहां पे आप प्लॉट ऑफ लैंड परचेस करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा फ्रेंड्स. तो बिल्डर के पास शायद कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे है, बट प्लॉट ऑफ लैंड परचेस करने के लिए पैसे नहीं है. मेरे पास प्लॉट ऑफ लैंड है बट कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे नहीं है. तो हमारा एक दूसरे के साथ मिलना बहुत जरूरी है. फिर हम क्या मैकेनिज्म डेवलप करेंगे. आप बिल्डर हो तो फ्रेंड्स उसके ऊपर आप बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बनाओगे, ये तो गिर जाएगा, बट एक प्रॉपर बिल्डिंग बनाना फ्रेंड्स, बिल्डर आप हो. फ्रेंड्स उसमें एक फ्लोर मुझे दे देना. सपोज आप यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स क्रिएट करोगे, सपोज एक फ्लोर के ऊपर एक घर होगा, एक फ्लोर के ऊपर एक घर होगा, तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, उसमें से मुझे सेकंड फ्लोर चाहिए तो मुझे सेकंड फ्लोर दे देना. पता चला. प्लस आप ये फर्स्ट फ्लोर को, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को बेच देना. वो बेचने से आपको भी प्रॉफिट होगा, एंड लेटर से मेरे पास जो लैंड थी उसके ऊपर मेरे घर का कंस्ट्रक्शन भी हो गया. हाँ, दूसरे लोग रहने के लिए आ जाएंगे, पर मेरा तो मुफ्त में कंस्ट्रक्शन हो गया ना घर का. आप समझे? ओके. तो फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रांसफर किया प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का राइट. आपने मुझे उसके सामने लेटर से दिया विच इज इन काइंड ये प्रॉपर्टी विच इज सेकंड फ्लोर. मैंने क्या बोला, हमारे बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब जो बाय बाय टाटा, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगी. ये सेक्शन कब एप्लीकेबल, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. मैंने क्या बोला, देख बिल्डर, आपकी बात हो रही है, आप मुझे सेकंड फ्लोर तो दोगे ही दोगे, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है. सेकंड फ्लोर आप मुझे देने ही वाले हो कंस्ट्रक्शन करके, प्लस 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 इन एडिशन टू दैट आप मुझे पे करोगे 1 करोड़. आपने बोला सर थर्ड फ्लोर भी दे लो, मुझे थर्ड फ्लोर नहीं चाहिए, बिकॉज ये प्लॉट ऑफ लैंड बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे थी, बहुत बहुत महंगी थी. तो मैंने आपको क्या बोला, सेकंड फ्लोर के साथ आप मुझे 1 करोड़ रुपीस भी आप मुझे दे दोगे. आपने बोला ठीक है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स. तो सेकंड फ्लोर के साथ आपने जो मुझे 1 करोड़ रुपीस का पेमेंट किया, ये 1 करोड़ जो आपने मुझे लेटर से मॉनिटरी पेमेंट किया, दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, टीडीएस. खबर पड़ी? ये जो सेकंड फ्लोर आपने मुझे दिया उसके ऊपर कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर श्योर, बिकॉज वो काइंड में है. बट आपने जो 1 करोड़ रुपए दिए, इट इज डेफिनेटली सब्जेक्ट टू व्हाट, टीडीएस अंडर विच सेक्शन 194IC. चेक करो फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड अग्रीमेंट जिसको बोलेंगे जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट. दिस सेक्शन कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनी पर्सन. आपकी बात हो रही है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, मतलब पेयर कौन यहां पे होगा, एनी पर्सन. पेयर वुड बी फ्रेंड्स एनी पर्सन. यहां पे जो पेई है वो कौन होगा, इट वुड बी रेसिडेंट. टू रेसिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसीडरेशन, मतलब आप मुझे पे करोगे क्या, कंसीडरेशन, बट नॉट बीइंग कंसीडरेशन इन काइंड, बिकॉज आप मुझे एक फ्लोर भी दोगे प्लस कुछ मॉनेटरी पैसा भी दोगे. जो मॉनेटरी आपने मुझे पेमेंट किया, दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, टीडीएस. under specified agreement under 45 लेटर से ब्रैकेट 5 है, टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट व्हाट रेट, 10%. मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स जो रेट ऑफ टैक्स होगा इट वुड बी व्हाट, 10%. कोई लिमिट 10,000 की, 15,000 की, 2,40,000 की, 50,000 की, कोई लिमिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. एक सिंगल रुपए का आपने पेमेंट कर दिया, सब्जेक्ट टू व्हाट, टीडीएस 5%. टाइम लिमिट क्या होगी फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट क्या करेंगे, whichever is earlier. तो ये पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है. वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा,
जब बिल्डर मुझे पेमेंट करेगा, एक होगा काइंड में होगा, एक होगा लेट अस से मॉनेटरी टर्म्स में होगा, मे बी चेक, मे बी कैश, एनी मोड ऑफ द पेमेंट दैट यू मे पे टू मी। ओके, तो ये जो आपने मुझे सेकंड फ्लोर दिया वो तो काइंड में है, उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स, बट जो आपने मुझे 1 करोड़ लेट अस से मॉनेटरी पेमेंट किया, चेक, कैश, ड्राफ्ट से दिया, तो उसके ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। इट इज व्हाट फ्रेंड्स, 10%। तो इस रेट से हमारा टैक्स का डिडक्शन होने वाला है। डन। आज के लिए हमारी फर्स्ट सेक्शन थी, इट वाज 194IB, इंडिविजुअल एचयूएफ जो रेंट का पेमेंट करेंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ कैसे, जिसको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, तो वो टैक्स का डिडक्शन करेंगे रेंट पेमेंट के ऊपर। 50,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ की लिमिट रेट इज फ्रेंड्स 5% फ्लैट। नेक्स्ट आएगा पान नहीं प्रोवाइड करेंगे तो 20% और रेंट ऑफ लास्ट मंथ विच एवर इज लोअर। एंड नेक्स्ट हमारा 194IC जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में जब बिल्डर पेमेंट करेगा प्लॉट ओनर को तो उसके ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, इट इज व्हाट फ्रेंड्स 10%। नेक्स्ट बहुत 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 फेमस 194J फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। देखो फ्रेंड्स, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकार में सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, विच इज बेस्ट प्लेटफॉर्म नौकार डिजिटल इंस्टीट्यूट, जो आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू ये वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कर रहे हैं फ्रेंड्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकार में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अभी फ्रेंड्स मेरे पास सीओपी है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो फ्रेंड्स मैं कोई जगह पे एम्प्लॉई नहीं बन सकता। जो मैं नौकार का एम्प्लॉई हूं तो मैं सीओपी नहीं रख सकता, जो मेरे पास सीओपी होगा तो मैं नौकार का एम्प्लॉय नहीं बन सकता। इट इज आइदर और। तो मेरे पास सीओपी है तो आई कैन नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ नौकार ऑन पेपर। तो फ्रेंड्स जो मैं सर्विसेज नौकार को प्रोवाइड करूंगा, इट वुड बी फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। इट इज माई सर्विसेज टू नौकार विच इज फ्रेंड्स प्रोफेशनल सर्विसेज। फ्रेंड्स मैंने नौकार को सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी, वीडियो लेक्चर्स ले लिए, फिजिकल लेक्चर्स मैंने नौकार में आके डिलीवर कर दिया, तो माय सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू नौकार, जिसके लिए नौकार मुझे क्या पे करेगा फ्रेंड्स, कंसीडरेशन। नौकार मुझे पे करेगा कंसीडरेशन विच इज फॉर व्हाट, माय प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, माय प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज टू नौकार। तो नौकार इज मेकिंग मी पेमेंट ऑफ फीस विच इज व्हाट, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस। लेट अस से प्रोफेशनल सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो स्मिथ और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू नौकार, इन रिटर्न नौकार इज मेकिंग पेमेंट ऑफ व्हाट, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज टू स्मिथ बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। फ्रेंड्स नौकार जो मुझे पेमेंट करेगा दैट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस इफ आई एम एम्प्लॉई। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगी, इट इज 192 जो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए, बट यहाँ पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सो आई कैन नॉट बी एम्प्लॉय। सो मुझे नौकर जो भी फीस का पेमेंट करेगा दैट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर विच सेक्शन, इट इज फ्रेंड्स 194J। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, बाद में क्लाइंट को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे एंड क्लाइंट आपको जो भी पेमेंट करेगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर दिस सेक्शन। मतलब ये हमारे लाइफ की प्रैक्टिकल सेक्शन है विच इज 194J। नौकर आज भी जो भी मुझे पर मंथ अमाउंट रेमिट करता है उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन करता है अंडर विच सेक्शन, 194J। जो भी एम्प्लॉइज है नौकर का, जो भी एडमिन स्टाफ है वो नौकर के एम्प्लॉइज हो गए फ्रेंड्स, उनका डिडक्शन टैक्स का कौन से सेक्शन में होगा, 192। बट जो फैकल्टी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी टैक्स का डिडक्शन होगा वो कौन से सेक्शन में होगा, इट इज फ्रेंड्स 194J। यहाँ पे दो पेमेंट कवर्ड, वन इज फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो ये दोनों हमारा बहुत फेमस सेक्शन विच इज 194J में कवर्ड होगा। आप चेक करो हेडिंग, फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज। लिमिट जो ऑब्वियसली मुझे डेफिनेटली याद ही होगी फ्रेंड्स, बिकॉज ये सेक्शन हमको डायरेक्टली अफेक्ट करती है फ्रेंड्स। लिमिट इज व्हाट, जो आपको डेफिनेटली याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज ये प्रैक्टिकल आपके लाइफ में आप उसको फेस करोगे विद इन फ्यू इयर्स। इट वुड बी फ्रेंड्स, लिमिट इज 30,000 एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेट होने वाला है इट इज व्हाट, फ्लैट 10%। फ्रेंड्स यहाँ पे 10% में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सरचार्ज ये वगैरह कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन, चेक करो। Every person but other than individual HUF who is responsible for paying to resident any sum by way of, मतलब ये individual HUF को सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स। other than individual HUF कोई भी पर्सन को सेक्शन एप्लीकेबल होगी। कौन सा पेमेंट यहाँ पे कवर्ड, इट इज प्रोफेशनल सर्विसेज, इट इज टेक्निकल सर्विसेज। मतलब टू थिंग्स आर कवर्ड ओवर हियर, प्रोफेशनल सर्विस एज वेल एज टेक्निकल सर्विसेज। और एनी रेम्यूनरेशन और फीस और कमीशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, उसका कोई भी नाम दे दो, रेम्यूनरेशन, फीस, कमीशन, ये वो फलाना ढिकना, कोई भी नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा।
अदर देन दोज ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 192, मतलब जहां पे 192 का लेटर से सेक्शन अट्रैक्ट होता है वहां पे वो होगा। अदरवाइज यहां पे फ्रेंड्स जो भी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा, जो भी डायरेक्टर को लेटर से आप बोलो तो फीस पे की जाएगी, जो भी डायरेक्टर को कमीशन पे किया जाएगा, उसका यहां पे इस सेक्शन में डिडक्शन होने वाला है, विच इज 194J। आप कोई भी रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे, आप कोई भी नॉन कॉम्पिट फीस का पेमेंट करेंगे। नॉन कॉम्पिट फीस का मतलब लेटर से मैंने कोई जगह पे बिजनेस शुरू किया, आप उस जगह पे बिजनेस शुरू करोगे तो कंपटीशन होगी, कंपटीशन होगी तो अननेसेसरी प्राइस में रिडक्शन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्या सोचा, मैंने बिजनेस वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया था, तो आप वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हो, तो मैंने आपको क्या बोला, ये लो 5 करोड़ रुपए, यहाँ पे बिजनेस मत करना। आपने बोला ओके ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने मेरे साथ अग्रीमेंट किया कि आप वहां पे कंपटीशन नहीं करोगे, इट इज नॉन कॉम्पिट फीस। खबर पड़ी? सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं लेटर से अहमदाबाद में पढ़ा रहा हूं, बरोबर समझने का ट्राई करो, मैं अहमदाबाद में पढ़ा रहा हूं, ओके, कोई नई फैकल्टी आके अहमदाबाद में पढ़ाएगी तो हमारे बीच में कंपटीशन होगा, तो मैंने उनको पेमेंट कर दिया कि ये लो 500 करोड़, अहमदाबाद में पढ़ाने की माथाकूट मत करना। तो इट इज व्हाट, पेमेंट ऑफ नॉन कॉम्पिट फीस, दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू व्हाट, TDS अंडर विच सेक्शन 194J। तो फ्रेंड्स जो फ्यू यहां पे पेमेंट्स कवर्ड होंगे, 5 अलग अलग पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट इज प्रोफेशनल सर्विसेज, सेकंड इज टेक्निकल सर्विसेज, नेक्स्ट इज लेटर से जो भी डायरेक्टर को पेमेंट किया होगा, रेम्यूनरेशन का, फीस का, कमीशन का, हाँ एक्सेप्ट जहां पे 182 का लेटर से डिडक्शन हो चुका हो टैक्स का, उसको एक्सक्लूड कर दो। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स रॉयल्टी एंड लास्ट आएगा नॉन कॉम्पिट फीस। डन? ओके, तो व्हाट विल बी रेट ऑफ TDS? इट इज फ्रेंड्स 10% इज योर रेट ऑफ TDS। छोटा सा रिडक्शन भी है, 2% भी होगा। कब 2% होगा वो आपको बता दूं। हाउएवर इन केस ऑफ पेई का मतलब जिसको पेमेंट रिसीव हो रहा है वो इज एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, उनका बिजनेस ही क्या है, कॉल सेंटर का, तो दे आर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, द टैक्स विल बी डिडक्टेड टू हुम, टैक्स विल बी डिडक्टेड एट व्हाट रेट, इट वुड बी 2%। मतलब फ्रेंड्स आप कॉल सेंटर को पेमेंट करेंगे, वो पेई हो गए, तो उनके केस में टैक्स का डिडक्शन कौन से रेट से होगा, इट वुड बी 2%। डन? चकाचक, रेडी? चलो वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ पे 5 पेमेंट कवर्ड, इंडिविजुअल HUF कोई सेक्शन एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। 5 पेमेंट कौन से, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कोई भी डायरेक्टर को पेमेंट करेंगे जहां पे 182 का डिडक्शन ना होने वाला हो टैक्स का, बाद में रॉयल्टी, बाद में नॉन कॉम्पिट फीस, रेट इज 10%। फ्रेंड्स आप कॉल सेंटर को पेमेंट करोगे, इट वुड बी व्हाट, 2%। तो ये रेट से आपका डिडक्शन होने वाला है। कौन से टाइम के ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा, वो तो बहुत सिंपल, इट इज फ्रेंड्स डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। और क्या करेंगे, पेमेंट। क्या करेंगे, whichever is earlier, तो वो तो बहुत सिंपल है, डिफरेंस क्रेडिट और पेमेंट, whichever is earlier। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा टैक्स का डिडक्शन होने वाला है। लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स, 30,000, जो मैंने आपको पहले से बता दिया। यहाँ पे 194G की लिमिट कितनी होने वाली है, 30,000। फ्रेंड्स कौन से केस में 194G एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई बार पहले पढ़ लेते हैं, बाद में लास्ट में इसका एग्जांपल फ्रेंड्स इस सेक्शन के लिए। चलो कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडिविजुअल HUF इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, वो तो आगे हमने देख लिया। फ्रेंड्स कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF को ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी टैक्स डिडक्शन के अंडर सेक्शन 194J। हाउएवर ध्यान से, इंडिविजुअल HUF हुज टोटल सेल्स आपको आता ही है फ्रेंड्स, एक बार खुद से पढ़ लो, चलो पॉज करके, बाद में बताना यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, बोलो। फ्रेंड्स खुद से पढ़ना शुरू करना है। ऑनेस्टली बताऊं फ्रेंड्स, आपको लाइफ में मेरी क्या इच्छा है, आपको लाइफ में कैपेबल बना, नहीं कि मुझ पे डिपेंडेंट बना। आप समझे? GST डिस्कस करूंगा, इनकम टैक्स डिस्कस करूंगा, PGBP हो, TDS हो, कैपिटल गेन हो, डिडक्शन हो, कोई भी चैप्टर हो। फ्रेंड्स ऑलवेज मैंने ऐसा ट्राई किया है और ऐसा मेरा विजन है फ्रेंड्स कि मैं स्टूडेंट को कैपेबल बनाऊं, आपको लॉ पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप करवाऊं, आप लॉ खुद से पढ़ो, उसमें क्वेरी बेस करो, सर ऐसा रीडिंग हो तो ऐसा रीडिंग हो तो। फाइनल लेवल के ऊपर एक अलग से डिस्कशन होता है, वहां पे एक और मजा आएगी फ्रेंड्स। बट इंटर लेवल के ऊपर फ्रेंड्स मैं ऑलवेज ऐसा ट्राई करूंगा कि आप थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू करो। एकदम डिपेंडेंसी मुझ पे ना फ्रेंड्स, वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। आप मुझ पे 100% डिपेंडेंट हो जाओ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बट आपके लिए अच्छा नहीं फ्रेंड्स। मैं स्वार्थी नहीं हूं कि मैं मेरा सोचूं, मुझे पहले आपका सोचना है। पता चला? आप कैपेबल बनने चाहिए, एंड कैपेबल बनने के बाद जो पैसे की बारिश होगी ना फ्रेंड्स, वो तो खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स लाइफ में। ओके चलो इसको खुद से पढ़ो और यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं एक बार खुद से एनालाइज कर दो। चलो आगे का वीडियो में देखो, कंटिन्यू करो, उसके पहले फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके देख लिया ना। चलो वेरी गुड। Individual HUF whose total sales, gross receipts or turnover from business or profession carried on by him exceeds the above monetary limit under section 44AB
in immediately preceding financial year is required to deduct tax at source. Then simple words में यहाँ पे फ्रेंड्स other than individual HUF लिख तो दिया है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल HUF को भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी, जैसे हमने बहुत बार आगे देखा है जब उनको सेक्शन 44 एप्लीकेबल हो, 44A भी एप्लीकेबल होगा इन फ्रेंड्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इफ इट इज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेट अस से ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होती है इंडिविजुअल HUF को, तब जाके उनको 194J एप्लीकेबल होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, चलो आगे चेक करो फर्दर। इंडिविजुअल HUF shall not be liable to deduct income tax on such sum by way of fees for professional services in case sum is credited or paid exclusively for personal purpose। फ्रेंड्स देखो, अभी आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल की, टेक्निकल सर्विसेज अवेल की, बट उसका पेमेंट आपने पर्सनल पर्पस के लिए किया और उसका जो यूसेज था इट वाज पर्सनल यूज, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको 194J अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब बिजनेस यूज होगा तब जाकर आप टैक्स का डिडक्शन करो, बात बरोबर है। एंड वो भी कब करना है, जब आपको फ्रेंड्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होगी, तब आपको टैक्स का डिडक्शन करना है। एज सच आपको इंडिविजुअल HUF को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। जो फ्रेंड्स टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, स्टोरी खत्म, वहां पे एंड हो जाएगी, टैक्स रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। अभी फ्रेंड्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है, तो चेक करो बिजनेस पर्पस के लिए पेमेंट किया या पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट किया। वापस एक बार, जो पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट किया देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, बट जो बिजनेस पर्पस के लिए पेमेंट किया जाता है तो टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सिंपल वर्ड में फ्रेंड्स यहां पे आपको समझा दूं तो इंडिविजुअल HUF जिसको 44AB की रिक्वायरमेंट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगी और 44AB प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में आपको एप्लीकेबल था, एंड फ्रेंड्स आप बिजनेस पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हो, तब जाके आपको 194J अट्रैक्ट होने वाला है। ओके, चलो छोटा सा क्वेश्चन, इस सेक्शन को हम कंक्लूड करें उसके पहले वीडियो पॉज, आगे का क्वेश्चन बाद में ही देखना फ्रेंड्स, पहले एक बार खुद से ट्राई किया होगा तो। चलो फ्रेंड्स हो गया ट्राई। XYZ लिमिटेड टाइम पास क्वेश्चन, makes payment of rupees 28,000 to Mr. Ganesh on 2nd August 2019 towards fees for professional services, and another payment of rupees 25,000 to him on the same date towards fees for technical services। Okay, तो फ्रेंड्स दो पेमेंट हुए हैं, एक 28,000 प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एंड 25,000 टेक्निकल सर्विसेज के लिए। डिस्कस वेदर TDS प्रोविजंस अंडर 194J आर अट्रैक्टेड और नॉट। तो फ्रेंड्स ध्यान से, हमारे पास जो लिमिट है 30,000 की, वो प्रोफेशनल सर्विसेज की अलग लिमिट, टेक्निकल सर्विसेज को टेक्निकल फीस की अलग लिमिट। सो तो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया फ्रेंड्स, खबर पड़ी। यहां पे जो हमारे पास लिमिट है प्रोफेशनल फीस की, प्रोफेशनल सर्विसेज की, वो 30,000 की सेपरेट लिमिट एंड टेक्निकल फीस की भी सेपरेट लिमिट, खबर पड़ी एग्जैक्टली। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 194J। TDS में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है 194LA which is payment of compensation on acquisition of certain immovable property। फ्रेंड्स आगे याद करो, it was sale of immovable property other than agricultural land। देखो मैं आपको याद करवा दूं, हमने इसको डिस्कस किया था, कहाँ पे था, आई थिंक इसके बाद ही होगा फ्रेंड्स ऑब्वियसली। 194CB के बाद 194E के भी बाद, NSS के बाद, रिपर्चेस के बाद, ब्रोकरेज के बाद, ये रहा 194IA पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल की है जिसका कंसीडरेशन जो हमने यहाँ पे चेक किया था 50 लाख से 50 लाख की लिमिट है फ्रेंड्स, तो 50 लाख से कम है तो TDS की रिक्वायरमेंट नहीं है, 50 लाख की उससे ज्यादा है जो हमारा कंसीडरेशन था, आप 1% रेट से मेरा टैक्स डिडक्ट करोगे फ्रेंड्स, टर्न ऑप्टेन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक हमने पॉइंट डिस्कस किया था, जो आपको याद हो तो ये वाला पॉइंट, एक बार खुद से पढ़ना हो तो पढ़ लो। चलो पहले वीडियो पॉज करके मैं पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कवर्ड बाय सेक्शन 194LA। मतलब मैं वॉलंटरी असेट को सेल करूंगा ना फ्रेंड्स, तो सेक्शन कौन सी अट्रैक्ट होगी, इट वुड बी 194IA। बट फ्रेंड्स जो असेट का गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन करेगी तो सेक्शन कौन सी अट्रैक्ट होगी, इट वुड बी 194, कहां गया, 194LA। ओके, अब जरा डिस्कस करते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट बाय गवर्नमेंट, इट इज 194LA। चेक करो, पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज फ्रेंड्स व्हाट, compulsory
एक्विजिशन। चेक करो फ्रेंड्स, 194 LA provides for deduction of tax at source by person responsible for paying to any resident any sum in nature of compensation or enhanced compensation। याद करो कैपिटल के। लेट अस से प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, एग्जांपल के तौर पे 20 lakhs ऑफ रुपीज एंड कंपेंसेशन फिक्स कितना हुआ था, लेट अस से 12 lakhs ऑफ रुपीज। तो ऑब्वियसली मैं कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करूंगा, कोर्ट में अपील फाइल करूंगा, तो मेरा कंपेंसेशन एनहांस होगा, तो मुझे क्या रिसीव होगा, एनहांस्ड कंपेंसेशन। तो फ्रेंड्स ये जो मुझे रिसीव हुआ वो कंपेंसेशन, और कोर्ट में मैं अपील फाइल करूंगा तो मुझे क्या रिसीव होगा, एनहांस्ड कंपेंसेशन और कंसिडरेशन और द एनहांस्ड कंसिडरेशन। ओके, तो क्या होगा, ऑन अकाउंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन व्हाट, एग्रीकल्चर लैंड। फ्रेंड्स अगेन एग्रीकल्चर लैंड होगा, कंपल्सरी गवर्नमेंट एक्विजिशन तो कर सकती है बट उसके ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो इफ इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट मुझे जो भी कंपेंसेशन पे करेगी दैट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट, टीडीएस। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब आपको समझाया है, मींस एनी लैंड बट अदर देन एग्रीकल्चर एंड ऑलवेज एन एक्सेप्शन, आगे भी एक्सेप्शन यहाँ पे भी एक्सेप्शन, और एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब दो ही चीज इमूवेबल होती है फ्रेंड्स जनरल सेंस में देखा जाए तो इट इज लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कंपल्सरी एक्विजिशन, उसका हमको मिले कंपेंसेशन के कंसिडरेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन के कंसिडरेशन, बोथ विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट, टीडीएस। ओके, लिमिट क्या है फ्रेंड्स, लिमिट यहाँ पे 2,50,000 की गवर्नमेंट ने फिक्स की है, 250 के ऊपर हमारा कंसिडरेशन का कंपेंसेशन जाएगा तो इट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस फ्रेंड्स। ओके, तो नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेयर अमाउंट ऑफ सच पेमेंट और इज द केस में भी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच पेमेंट्स। ऐसा हो सकता है हमको पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आया हो, पहले 1 लाख, बाद में 2 लाख, बाद में 1 लाख, बाद में 2 लाख, ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में आया, तो एग्रीगेट अमाउंट कर देने की टू अ रेसिडेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड व्हाट, 2,50,000, मतलब ये 250 की लिमिट है, इट इज व्हाट फ्रेंड्स, पर एनम। ओके, एग्रीगेट और सिंगल पेमेंट, मतलब एग्रीगेट पेमेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। रेट कितना होगा, इट वुड बी 10% ऑफ द अबव सम, मतलब जो भी आपको कंपेंसेशन का कंसीडरेशन रिसीव हुआ होगा उसका 10% विल बी रेट ऑफ टीडीएस। टाइम ऑफ डिडक्शन कौन सा होगा, इट इज फ्रेंड्स पेमेंट। टाइम ऑफ डिडक्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी, सॉरी, टाइम ऑफ डिडक्शन कौन सा होगा, इट वुड बी फ्रेंड्स टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब जब पेमेंट किया जाएगा तब टैक्स का डिडक्शन होगा। एंड ये लॉजिकल है फ्रेंड्स। ओके, बाय कैश, by check, by draft or any other mode। ये friends whichever is earlier थोड़ा inappropriate है लिखना, because यहाँ पे it is not like credit or payment whichever is earlier। Okay, यहाँ पे जब पेमेंट होगा at that point of time let us say टैक्स का डिडक्शन होने वाला है। डन। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपेंसेशन और कंसिडरेशन इज पेड बाय गवर्नमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट आपको अदर देन एग्रीकल्चर एंड ये ऑलवेज ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, लिमिट ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है, इट इज 2,50,000। एग्रीगेट पेमेंट आपको चेक करना है, रेट इज फ्रेंड्स 10% एंड पॉइंट ऑफ डिडक्शन कौन सा होगा, इट वुड बी पेमेंट। ओके, सिंपल सेक्शन थी बट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 194M, इसके बाद की भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज 194N, जबरदस्त एग्जाम के लिए रेलेवेंट फ्रेंड्स, अकॉर्डिंगली आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, चलो 194M, पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और HUF फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क और बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और कमीशन और ब्रोकरेज। मतलब कौन यहाँ पे पेमेंट कर रहा है फ्रेंड्स, इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे HUF पेमेंट कर रहा है। किस चीज के लिए पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा फ्रेंड्स, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट हो रहा है, कमीशन का पेमेंट हो रहा है, ब्रोकरेज का पेमेंट हो रहा है। क्या प्रोविजन है, आप जरा चेक करते हैं, अमेंडमेंट है। सो आपका ध्यान सखत 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 होना चाहिए, एग्जाम में चमकने के चांसेस ब्राइटेस्ट। ध्यान से, सेक्शन 194M इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम, आप चेक कर सकते हो 1 सितंबर 2019, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट द रेट 5%। पहले हमको पता चल चुका है कि रेट इज व्हाट, 5%। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बाय इंडिविजुअल और HUF, मतलब यहां पे पेमेंट कौन कर रहा है फ्रेंड्स, पेयर कौन है, इंडिविजुअल HUF, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू एनी रेसिडेंट, मतलब इंडिविजुअल HUF यहां पे पे करेंगे एंड लेट अस से कोई रेसिडेंट को यहां पे पेमेंट हो रहा है, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड वर्क की यहां पे बात हो रही है, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, मतलब कोई लेबर सप्लाई की बात है तो भी यहां पे हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, कमीशन
और ब्रोकरेज। बट ये 194D का इंश्योरेंस कमीशन नहीं, अदर देन इंश्योरेंस कमीशन यहां पे हम कवर करेंगे, एंड बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, चलो वापस एक बार, यहां पे कौन पेमेंट कर रहा है? इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट कर रहे हैं। रेट ऑफ टीडीएस इज व्हाट? 5%। बाद में फ्रेंड्स लेट अस से जो भी पेमेंट हो रहा है वो कौन से पर्पस के लिए पेमेंट हो रहा है? इट इज फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन पर्सन्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज लेट अस से इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई वर्क ऑल्सो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स कमीशन का पेमेंट है, ब्रोकरेज का पेमेंट है, बट अदर देन इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट है। लास्ट इज फ्रेंड्स फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, नाउ इट मे बी नोटेड दैट ओनली इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्लीज, only individual HUF are required to deduct in respect of the above sums payable during the financial year to resident। जो मैंने आपको पहले से बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे पेयर कौन है वो तो फिक्स ही कर दिया है फ्रेंड्स, इट इज इंडिविजुअल HUF, एंड यहाँ पे पेई कौन है? इट इज फ्रेंड्स रेसिडेंट। ओके, नाउ अदर देन दोस are required to deduct income tax as per provisions of section 194C, 194H, 194J, 194C पेमेंट, सॉरी इट इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। याद है फ्रेंड्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बात हो रही थी, मतलब उसका गवर्नेंस वहां से होगा। मतलब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्क की बात हो रही है ना फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो 194C होगा वो वहां से कवर होगा, 194H इट इज कमीशन ब्रोकरेज, वो वहां से कवर होगा, उसको यहाँ पे मिक्स करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एंड 194J इट इज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, तो उसका गवर्नेंस वहां से करने का, उसको यहाँ पे मिक्स नहीं करने का फ्रेंड्स। ओके, मतलब 194C, 194H, 194J में कवर हो जाता हो तो वहां से कवर कर देने का, नहीं कवर होता हो तो यहाँ पे आ जाने का। ओके, रिपीट करना चाहूंगा, पेयर कौन है? इंडिविजुअल HUF, पे कौन है? कोई भी रेसिडेंट पर्सन, एंड पेमेंट इज फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट वर्क और लेट अस से कमीशन ब्रोकरेज और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। रेट ऑफ टीडीएस इज व्हाट? 5%। कौन से टाइम के ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी? इट इज फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट। क्या करेंगे? व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ये पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इट इज फ्रेंड्स 5050 lakhs, मतलब 50 लाख तक कोई टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 50 लाख कोई अमाउंट आपके क्रॉस करेगी तो टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेयर सच सम और इज द केस में भी अग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच सम क्रेडिटेड और पेड टू रेसिडेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड व्हाट? 50 lakhs, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट आप चेक करो तो इट इज व्हाट फ्रेंड्स? 5050 lakhs। कब ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगी वो आपको ध्यान में रखना है। जो फ्रेंड्स ये खास आप ध्यान में रखना, इंडिविजुअल HUF is not liable to deduct tax at source under 194M if they are required to deduct टैक्स एट सोर्स अंडर 194C। जो मैंने आपको पहले से बताया, जो 194C होगा तो 194C ही प्रिवेल करेगा। यहाँ पे 194M में आपको आने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, 194C ही प्रिवेल करेगा। ओके, नेक्स्ट आप आगे चेक करो, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर एक्सेट्रा इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल वर्ड्स में, इंडिविजुअल HUF हु इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर 44AB in immediately preceding financial year and such amount is not exclusively credited for personal purpose of such individual or HUF। का मतलब देखो यहाँ पे कौन से HUF, कौन से इंडिविजुअल कवर जो पर्सनल पर्पस के लिए शायद पेमेंट कर रहे हो वो लोग यहाँ पे कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो जो हमारे 194C में कवर्ड है तो वो 194C के हिसाब से टैक्स का डिडक्शन करे, जो 194C में कवर्ड नहीं है वो यहाँ पे 194M में टैक्स का डिडक्शन करेंगे फ्रेंड्स। नंबर 2 आप चेक करो वापस एक बार वही स्टोरी, they are required to deduct tax at source under 194H on commission not being insurance commission referred to in 194D और brokerage। मतलब जो अब सेक्शन 194H में कवर हो जाएंगे तो फ्रेंड्स वहां से टैक्स का रिडक्शन करने का 194M में आपको आने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। कौन से लोग वहां पे कवर्ड होंगे जो आपको पता ही है, वापस एक बार, इंडिविजुअल HUF जिसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, whose total sales gross receipts turnover is exceeding what 1 crore और 50 lakhs in immediately preceding financial year। मतलब 194H में आप कवर होते होंगे तो वहां से आपका टैक्स का डिडक्शन करने का यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एंड लास्ट आप चेक करो वापस एक बार, इट इज फ्रेंड्स 194J, they are required to deduct tax at source under section 194J on fees for professional services। वापस एक बार, ऐसे इंडिविजुअल HUF जिनकी लिमिट एक्सीड कर जाती हो 1 crore 50 lakhs से, उनको वहां पे टैक्स का डिडक्शन करना है, उनको 194M में आने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, एग्जैक्ट आपको इसका डिटेलिंग समझाऊं फ्रेंड्स तो देखो ऐसे होगा। 3 सेक्शन का पहले हम रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, अब यहां पे चेक कर सकते हो
बाद में आएगा फ्रेंड्स 194H, ये रहा 194H कमीशन ब्रोकरेज। एक एक चीज बहुत डिटेल में समझनी है फ्रेंड्स अभी इस चीज को। 194H एंड लास्ट आएगा फ्रेंड्स 194J। ओके, ये रहा हमारा 194J। अभी तीनों दिन सेक्शन का एक रेफरेंस आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, तो पढ़ने की इसकी जो मजा आएगी और इसका जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगा वो गजब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलो अभी चेक करो फ्रेंड्स 194C, ये 194D है, 194C डन। अभी चेक करो पेयर यहाँ पे कौन होगा फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड पर्सन। प्लीज ध्यान देना, अमेंडमेंट है एग्जाम के लिए गजब 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 रेलेवेंट। स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन में इंडिविजुअल एचयूएफ के बारे में आप चेक करो तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट जो मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स आपको, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपीबीओ सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब 194 से इंडिविजुअल एचयूएफ को एप्लीकेबल कब, जब दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो ये चीज हमको पता चल चुकी है। 194C में इंडिविजुअल एचयूएफ को ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगी जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। अभी 194H को रिफर करते हैं फ्रेंड्स। 194H कमीशन ब्रोकरेज, कमीशन ब्रोकरेज 194H जी है ये H। चलो वापस एक बार चेक कर, नोट इंडिविजुअल एचयूएफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये 194H में कमीशन ब्रोकरेज के पेमेंट के ऊपर टैक्स का डिडक्शन कब आएगा, only and only when tax is required to be deducted, only and only when let us say tax audit is required of books of accounts in immediately preceding financial year, तब जाके ही पर्टिकुलरली ये आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ को टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है कब, जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 44AB एप्लीकेबल होगा। लास्ट 194J चेक करो फ्रेंड्स, 194J जहां से हमने बाद में से मतलब बाद में उसका रेफरेंस लिया था, देखो 194J। अब यहाँ पे चेक कर लो, इंडिविजुअल एचयूएफ कब टैक्स का डिडक्शन नहीं करेंगे, जब उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू, देखो मैंने उसका कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया है, इंडिविजुअल एचयूएफ 44AB प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगा, तब जाके वो यहाँ पे टैक्स का डिडक्शन करने वाले हैं अंडर सेक्शन 194J। सिंपल वर्ड्स में मुझे क्या बताना है फ्रेंड्स पता है, 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, 194H पेमेंट फॉर कमीशन ब्रोकरेज एंड फ्रेंड्स 194J इट इज फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज। बात कर रहे अभी प्रोफेशनल सर्विसेज के। अभी फ्रेंड्स ये तीनों तीन सेक्शन हमने रिफर किए, उसमें हमने ऐसा डिस्कस किया ये सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ टैक्स का डिडक्शन कब करेंगे। फ्रेंड्स यहां पे इंडिविजुअल एचयूएफ टैक्स का डिडक्शन कब करेंगे, टीडीएस प्रोविजंस शैल अप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बरोबर समझना पड़ेगा। टीडीएस प्रोविजन शैल अप्लाई। अब समझ गए होंगे मेरा इशारा किसके तरफ है, मैं एग्जैक्टली क्या समझाने जा रहा हूं फ्रेंड्स। टीडीएस प्रोविजंस शैल अप्लाई ओनली इफ सेक्शन 44AB अप्लाइज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब लास्ट ईयर में जो फ्रेंड्स आपको 44AB अप्लाई होता होगा तब जाके यहाँ पे टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। अभी फ्रेंड्स ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है, मतलब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। अप टू 50 लाख है, सो लेट अस से प्रोफेशनल्स होंगे तो अप टू 50 लाख है, मतलब ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझ रहे हो एग्जैक्टली, मतलब मैंने पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने पेमेंट किया कमीशन ब्रोकरेज का, मैंने पेमेंट किया फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। मैं कौन हूं फ्रेंड्स, इंडिविजुअल एचयूएफ। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ ने पेमेंट किया है इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने पेमेंट किया, मैंने कोई कमीशन ब्रोकर इसका पेमेंट किया, मैंने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज से पेमेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज का मैंने पेमेंट किया। अभी फ्रेंड्स अब मेरा स्टेटस चेक करो तो 44AB was applicable, 44AB was applicable in preceding financial year। मतलब मेरा आप स्टेटस चेक करो तो फ्रेंड्स टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 44AB was applicable इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो फ्रेंड्स करंट ईयर में जब एज ए इंडिविजुअल एचयूएफ में पेमेंट करूंगा कॉन्ट्रैक्टर को 194C का टैक्स का डिडक्शन करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा कमीशन ब्रोकरेज का 194H में टैक्स का डिडक्शन करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 194J में लेटर से टैक्स का डिडक्शन होगा। मतलब टीडीएस अंडर सेक्शन 194C 194H 194J शैल अप्लाई। समझ पड़ी एग्जैक्टली, मुझे
अब तक के कंक्लूजन में इतना ही आपको बताना है कि 194C, 194H, 194J इंडिविजुअल एचयूएफ को कब एप्लीकेबल, जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 44 एप्लीकेबल होता होगा तो एप्लीकेबल। इतना समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अभी फ्रेंड्स मेरा स्टेटस ऐसा है कि सेक्शन 44AB was not applicable in preceding financial year। लास्ट ईयर में मेरा 44AB एप्लीकेबल नहीं था, तो अभी मैंने पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने पेमेंट किया कमीशन ब्रोकरेज का, मैंने पेमेंट किया प्रोफेशनल सर्विसेज का, तो व्हाट अबाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स? कैसे होगा मैंने टैक्स डिडक्शन? करना है कि नहीं करना है? जनरल सेंस में नहीं करना है, बिकॉज आई एम नॉट कवर्ड बाय 194C, 194H, 194J। तो एज पर दोज सेक्शन आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ऐसे लोगों को यहां पे कवर करने के लिए अमेंडमेंट वाज ब्रॉट अप, सेक्शन 194 आप यहां पे चेक कर सकते हो, तो हमने इंट्रोड्यूस की है एम। ठीक है फ्रेंड्स, 194 इंट्रोड्यूस हुआ है अमेंडमेंट के तौर पे, आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 194M जिसको इंट्रोड्यूस किया यहां पे, जिसके हमने झलक ली फ्रेंड्स। ओके, इट इज 194M जिसको इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंड्स, तो इट इज 194M। मतलब यहां पे कैसे इंडिविजुअल्स कवर्ड, कैसे एचयूएफ कवर्ड विच आर let us say not subject to tax audit under section 44AB in preceding financial year। एग्जैक्ट समझ रहे फ्रेंड्स आप? तो 194M में कौन कवर्ड होगा? ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, they were not required to get their accounts audited as per section 44AB in preceding financial year। और भी ऐसे लोग जो पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, जो पेमेंट कर रहे हैं कमीशन ब्रोकरेज का, जो पेमेंट कर रहे हैं इन रिलेशन टू प्रोफेशनल फीस, they will be now required to deduct tax at source at what rate? जो मैंने आपको बताया 5%। what would be the amount threshold limit? जो मैंने आपको बताया it is 5050 lakhs। एंड टाइम कौन सा होगा? it is credit और पेमेंट क्या करेंगे? whichever is earlier। I think अभी एग्जैक्टली आप समझे कि हमने कैसे 194C, 194H, 194J एंड 194M को मर्ज किया। एग्जैक्टली खबर पड़ी? लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूं, 194M में रेट विल बी 5% टीडीएस। पेमेंट किसको किया है, किसने किया है? पेयर यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ है फ्रेंड्स। ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ वो कैसे इंडिविजुअल एचयूएफ होंगे? जिनको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं है। तो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डिडक्ट करेंगे टैक्स अंडर 194C फॉर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, 194H फॉर पेमेंट इन रिलेशन टू कमीशन ब्रोकरेज, 194J फॉर पेमेंट इन रिलेशन टू प्रोफेशनल फीस। डन। जो इनको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, इनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं होता है, एंड वो पेमेंट करेंगे फॉर एनी वर्क इंक्लूडिंग लेबर contract supply or let us say commission brokerage or professional services। in this case they will be requiring or they will be deducting tax at source at what rate? जो मैंने आपको पहले से बता दिया, it is 5%। threshold limit is what? 5050 lakhs। and टाइम कौन सा होगा टैक्स डिडक्शन का? it would be credit और पेमेंट क्या करेंगे? whichever is earlier। done। अभी नॉन एप्लीकेबिलिटी, जो फ्रेंड्स वो 194C में टैक्स का डिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 194M में डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है ऑब्वियसली फ्रेंड्स। जो वो 194H में लेटर से डिडक्शन करेंगे तो 194M में डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। जो 194J में डिडक्शन करेंगे टैक्स का, तो 194M के हिसाब से उनको डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। बट हमारा क्वेश्चन तो वही रहता है, 194C में क्यों टैक्स का डिडक्शन करेंगे, 194H में क्यों टैक्स का डिडक्शन करेंगे, 194J में टैक्स का डिडक्शन क्यों करेंगे? आंसर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज उनको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल। That I think I'm able to justify the amendment friends। Okay, next again very very important, इसको भी टिक कर दो फ्रेंड्स। अमेंडमेंट जबरदस्त इंपॉर्टेंट, आप चेक कर सकते हो, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर 2019। गजब 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव लिख के रखना फ्रेंड्स, ब्राइटेस्ट चांसेस है एग्जाम में आने के नौकार में। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, इट इज 194M important for examination, 194N and for Nargis Fakri nahi friends, it is Nagpur also, okay, New Zealand also, Naroda also, it is 194N। again amendment, ध्यान से देखो फ्रेंड्स क्या हुआ। कैश विड्रॉवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आए, उस इंटेंशन से गवर्नमेंट ने ये सेक्शन को प्रोटेक्ट किया है। 194N inserted with effect from 1 September 2019 provides that every person, कौन being, 3 लोग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, मतलब कोऑपरेटिव बैंक, एंड लास्ट होगा पोस्ट ऑफिस। सिंपल वर्ड्स में जो यहाँ पे बात हो रही है वो बात हो रही है फ्रेंड्स बैंक्स की बात हो रही है, एंड फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है।
ओके, वहां पे आपका पैसा डिपॉजिटेड होगा तो आप विड्रॉ करेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इन कैश। अमेंडमेंट है, एक एक चीज रेलेवेंट होगी फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। इन कैश एनी सम और अग्रीगेट ऑफ सम एक्सीडिंग 1 करोड़, लिमिट इज 1 करोड़ during the previous year to any person from one or more account maintained by such recipient within it shall deduct tax at source at 2% of sum exceeding ₹1 crore। पहली बार टीडीएस में ऐसा हुआ है कि आपका 1 करोड़ के ऊपर का जो क्वांटम आप विड्रॉ कर, 1 करोड़ के ऊपर आपने जो लेटर से विड्रॉवल किया है तो 2% के रेट से आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। बट ध्यान में रखना है, सम एक्सीडिंग 1 करोड़ मतलब क्या हुआ पता है, 1 करोड़ के ऊपर आपका जो अमाउंट क्रॉस करेगा उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा। 1 करोड़ का विड्रॉ तो कर सकते हो, उसमें कोई चिंता नहीं है। मतलब सपोज आपने 5 करोड़ को विड्रॉ किया है तो फ्रेंड्स 4 करोड़ विल बी व्हाट, सब्जेक्ट टू टीडीएस एट व्हाट रेट, 2%। ओके, तो फ्रेंड्स ये कैश विड्रॉवल आप कम से कम करो और एक लिमिट में करो। उस इंटेंशन से गवर्नमेंट ने ये सेक्शन को प्रोटेक्ट किया है कि आप बैंक को, आप पोस्ट ऑफिस हो, आपके वहां से अलग अलग बैंक, मतलब अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग ब्रांचेस में मेंटेन किए हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। कोई पर्सन विड्रॉ करता है कैश ड्यूरिंग द ईयर इन एग्रीगेट 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर, तो इन दिस सिनेरियो 2% से टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। मतलब 4 करोड़ आप लेटर से एक्स्ट्रा विड्रॉ करोगे, सपोज टोटल 5 करोड़ का विड्रॉवल है तो आपने जो 4 करोड़ एक्स्ट्रा विड्रॉ की है उसका फ्रेंड्स 2% करो तो आपका 8 लाख रुपीज का ये पर्टिकुलर टैक्स का डिडक्शन होगा जो आपके नाम से बैंक डिपॉजिट कर देगी एंड लेटर से आपका उसका क्या मिल जाएगा, फाइनली टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम उसका क्रेडिट फ्रेंड्स। ओके, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब आपको पेमेंट किया जाएगा तब उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन किया जाएगा। कब ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेंडमेंट के लिए तो जबरदस्त हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती ही होती है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, कैश विड्रॉल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आए, बैंक के थ्रू ही आप ट्रांजैक्शन प्रीफर करो और बैंक के थ्रू ही आप ये ट्रांजैक्शंस एंटर करो, उस इंटेंशन से गवर्नमेंट ने फिक्स किया है फ्रेंड्स के बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहां से आप कैश विड्रॉ करते हो इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ तो इट वुड बी टीडीएस एट व्हाट रेट, 2%। ओके, पेमेंट के टाइम आपका ये टैक्स का डिडक्शन होगा। कौन से केस में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके, चेक करो, लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194N shall not be applicable in any payment made to, जो फ्रेंड्स आपने गवर्नमेंट को पेमेंट किया है ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब गवर्नमेंट ने पैसा विड्रॉ किया है उस केस में डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एनी बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस, मतलब एक बैंक में दूसरे बैंक का अकाउंट था, उस बैंक ने पैसे विड्रॉ किए तो टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई गाइडलाइंस, मतलब कोई भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है फ्रेंड्स, ये जीएसटी में वर्ड आते थे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, जो बैंक के बिजनेस को बढ़ाने का काम करता है, जो बैंक के बिजनेस को अलग अलग एरियाज में डेवलप करने का काम करता है, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो पैसे विड्रॉ करेगा, बिकॉज वो किसी के भी यहाँ पे पैसे विड्रॉ करे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो पैसा विड्रॉ करेगा तो उस केस में भी यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। एनी व्हाइट लेबर एटीएम ऑपरेटर ऑफ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद दिस स्कीम ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट सो एंड सो, मतलब कोई भी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ये पैसा विड्रॉ करेगा। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, देखो बैंक से पैसा विड्रॉ करना है, एटीएम में डिपॉजिट करना है तो उसको बोलेंगे एटीएम ऑपरेटर। अब समझे मैंने क्या किया, एटीएम में पैसे भरने के लिए मुझे बैंक से पैसा विड्रॉ तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, एटीएम में डिपॉजिट किया, तो फ्रेंड्स वो विड्रॉवल के ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। एंड फ्रेंड्स सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन विच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, मतलब अदर पर्सन को भी यहाँ पे हम गवर्नमेंट नोटिफाई करके उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो फ्रेंड्स मेजॉरिटी आप चेक करो तो फर्स्ट गवर्नमेंट पैसा विड्रॉ करेगी, देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, बैंक होगा और लेटर से कोई कोऑपरेटिव बैंक होगी वो पैसा विड्रॉ करेगी कोई बैंक में से तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एटीएम ऑपरेटर होगा वो विड्रॉ करेगा पैसा, ऑब्वियसली उसको विड्रॉ करके एटीएम में रखना पड़ेगा तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोनों सेक्शन 194M 194N। लास्ट टाइम ये रिपीट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 सितंबर 19 के बाद जो आप पैसा विड्रॉ करोगे 1 करोड़ के ऊपर 2% के रेट से आपका टैक्स का डिडक्शन होगा, बट एक्सेस ऑफ 1 करोड़ विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। बिकॉज आप यहाँ पे चेक करो, शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट 2%
ऑफ सम एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ के ऊपर आपका जो भी सम होगा उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा। एट व्हाट रेट? 2%। कहां से आपने पैसा विड्रॉ किया? बैंक से पैसा विड्रॉ किया, कोऑपरेटिव बैंक से पैसा विड्रॉ किया, पोस्ट ऑफिस से आपने पैसा विड्रॉ किया, तब जाकर ये आपका टैक्स का डिडक्शन होगा फ्रेंड्स। एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। गवर्नमेंट का पैसा विड्रॉवल है, बैंकिंग का पैसा विड्रॉवल है, लेट अस से बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का पैसा विड्रॉवल है, लेट अस से व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर का पैसा विड्रॉवल है, तो उस केस में आपको टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। डन। एक सेक्शन हमने शुरू की सेक्शन आपने देखी हो ना, तो फर्स्ट वाज सैलरी व्हिच वाज 192, बाद में नेक्स्ट वाज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इट वाज 193। ओके, तो बीच के एक सेक्शन मिस कर दी थी मैंने, अभी उसको हम कंसीडर करेंगे। ये सेक्शन 192A कोई खास नहीं है, टाइम पास सेक्शन है। देखो बताता हूं, प्रीमैच्योर विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मतलब फ्रेंड्स आपका ईपीएफ है जिसमें आपने पैसा डिपॉजिट किया है, उसमें से फ्रेंड्स आप प्रीमैच्योर विड्रॉवल कर लेते हो, मतलब उसकी मैच्योरिटी के पहले आपने उसमें से पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक ठाक है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, तो उसमें से आपको टैक्स का डिडक्शन होगा। फ्लैट रेट इज 10%। कब टैक्स का डिडक्शन करना होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एंड लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स? 50,000। देन 3 छोटे-छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इफ इट इज प्रीमैच्योर विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो वो टैक्सेबल हो जाता है, इट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। रेट इज 10%। एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको टैक्स का डिडक्शन करना होगा, एंड लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स? 50,000। एंड अभी जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, मेजर सेक्शन उन्होंने खत्म कर दी टीडीएस के, और अभी हम जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो तो क्या गजब सेक्शन है। इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड, अदर सम्स पेबल टू गवर्नमेंट, आरबीआई, सर्टेन कॉर्पोरेशन। मतलब हम कुछ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, हम कुछ इंटरेस्ट आरबीआई को पे कर रहे हैं, हम कुछ इंटरेस्ट, डिविडेंड, अदर सम्स कोई कॉर्पोरेशन को पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या हम गवर्नमेंट का टैक्स डिडक्ट करेंगे? हम बैंक का टैक्स डिडक्ट करेंगे? हम आरबीआई का टैक्स हम डिडक्ट करेंगे? क्यों नहीं? गजब। हम कोई कॉर्पोरेशन का टैक्स का डिडक्शन करेंगे? बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन विच इज 196। आओ जरा चेक करते हैं फिर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.